नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शबीना खान, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सनराइज हॉस्पिटल बरेली। आज मैं आप लोगों को एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए एक महिला को। इससे पहले जो वीडियो हमने बताया था उसमें हमने आपको ये बात बताई है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीज किस तरीके से करना है और उसका प्रोसीजर कैसा है। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि एक बार जब भ्रूण को हमने ट्रांसफर कर दिया बच्चेदानी के अंदर, तो अब हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अब ये प्रिकॉशन जो रहता है या जो सावधानी है, इसको अगर एक तरह से हम डिवाइड करें यानी अलग अलग भागों में देखें, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है खान पान। हर इंसान ये जानना चाहता है कि भाई अगर हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है यानी IVF हुआ है तो मुझे किस टाइप का खाना खाना है। तो मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ कि खाना जो है नॉर्मल ही खाना है, ठीक है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि जी ये मतलब ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये खाना है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हम लोग मरीजों को ये कहते हैं कि आप लाइट डाइट लें, हल्का खाना खाएं और हर 2 घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ खाते रहें। हैवी खाना खाने के लिए हम लोग मना करते हैं मरीजों को, इसलिए क्योंकि हम मरीजों को IVF के बाद भी इंजेक्शंस देते हैं जो ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो ये जो स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन है, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये GI मोटिलिटी को कम कर देता है, यानी आंतों का जो मोटिलिटी रहता है, घूम, वो कम कर देता है। तो अगर हम हैवी खाना खाते हैं, बहुत चिकना खाना खाते हैं या बहुत फैटी चीज लेते हैं, तो उसका पाचन होने में समय लगता है। इसलिए अगर हम हल्का खाना खाएंगे तो उसका पाचन ज्यादा अच्छा होगा। और फिर एक वजह ये भी है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कभी कभी ऐसा करता है पेशेंट को ब्लोटिंग एक प्रॉब्लम है, यानी साइड इफेक्ट है प्रोजेस्टेरॉन का, जिससे खाना खाने के बाद पेशेंट का पेट भरा भरा सा लगता है और उसे अपच मतलब उसका पाचन सही नहीं हो रहा है या कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़े थोड़े अंतराल में खाएं और लाइट डाइट लें, थोड़ा हरी साग सब्जियों का सेवन करें, फल फ्रूट वगैरह लें, ओट्स वगैरह लें, और जैसे एक चोकर की आटे की रोटी बना के लें, जैसे फाइबर्स बॉडी में बढ़े और ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स उनको ना हो। इन सब चीज़ों के बारे में पेशेंट को हम जानकारी देते हैं। दूसरा जो बहुत अहम है वो ये है कि मोस्टली हम अपने पेशेंट्स को ये कहते हैं कि अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया है उसके बाद वो पपाया यानी पपीता और अनानास यानी पाइनएप्पल ये ना लें, ठीक है। इससे कहते हैं कि अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं और ये हम कहीं ना कहीं हमारे दिल दिमाग में बसा हुआ भी है। दूसरा, कुछ नॉन वेजिटेरियंस है, जैसे स्पेशली मुस्लिम पेशेंट्स हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि भाई नॉन वेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो ऐसा कोई परहेज नहीं है कि वो नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, नॉन वेज बिल्कुल खा सकते हैं। बट ये है कि बहुत अच्छा पका होना चाहिए वो नॉन वेज, और थोड़ा हल्का ही खाएं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें अपने GI को, ठीक है। दूसरे, पहला हमने जैसे आपको डाइट बताया, दूसरे नंबर पे आता है फिजिकल एक्टिविटी, यानी हमारी दैनिक जो गतिविधियां हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो हम पेशेंट को ये नहीं कहते कि जी आप एकदम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे चले जाओ और आप चल फिर नहीं सकते हो या ट्रैवल नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर बहुत लंबा कोई सफ़र है तो हम ज़रूर उनको मना करते हैं। अगर कहीं थोड़ी दूर का रास्ता है और जाना है, रोड अच्छा है, तो अपने बाई रोड भी जा सकते हैं। ट्रेन जो सुविधा है, यानी ट्रेन से जो ट्रैवल करते हैं वो बहुत अच्छा रहता है, वो कर सकते हैं। और ऊपर से हम पेशेंट को ये भी एक बोलते हैं कि जो भी, चाहे वो ट्रैवल का हो या वैसे रूटीनली भी, अगर पेशेंट ज़्यादा पानी पिए और बार बार पेशाब हो जाए, क्योंकि उससे UTI नहीं होता, और अगर एक UTI हो जाए तो अब हमने इतना IVF कराया है तो यानी यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद यानी भ्रूण को प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि मेडिसिन बराबर ले और जो है क्या कहते हैं यूरिन बराबर पास करते रहें। एक और चीज़ पूछते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ने का, तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हो, मगर ये नहीं है कि हाँ आप बार बार ऊपर नीचे कर रहे हो। अब पता चला किसी का 2nd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे अगर उसका घर है और उसे मजबूरी है, उसे जाना है, तो 1 2 बार 3 बार जा सकते हैं। लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो।
जिससे हमारे भ्रूण को प्रॉब्लम हो, यानी हमारे एम्ब्रियो को प्रॉब्लम हो। अब कुछ लोग ये जानना चाहते हैं हमसे नेक्स्ट की इंटरकोर्स के बारे में। तो मैं पर्सनली ये एडवाइस करती हूँ कि अगर हमने इतना IVF कराया है, एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया है, तो उसके बाद इंटरकोर्स ना ही करे तो बेहतर है, उसको अवॉइड करें। क्योंकि मेनी टाइम्स आफ्टर ड्यूरिंग इंटरकोर्स देर आर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तो जो कि हमारे एम्ब्रियो के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। फिर पहला हमने आपको जैसे डाइट बताया, दूसरा हमने बताया हमारी फिजिकल एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे आती हैं दवाइयाँ। तो दवाइयों का ये है कि जैसे हमने अपने पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद हम उनका एक पैकेट बना देते हैं जो कि वो दवाइयाँ अपना लेते रहते हैं। फिर 15 दिन के बाद बुला के हम उनका UPT की जांच या फिर बीटा HCG लेवल कराते हैं। अब इनको ये दवाइयाँ रेगुलर लेनी है, अगर जेल लगाना है तो जेल, या जो जैसे हमने बताया है उस हिसाब से ये दवा इनको रेगुलर लेना ही लेना है। अगर कोई पेशेंट ये कहता कि हमने जी आज पेशाब की जांच कराई है, अब बीटा HCG कराया है, तो उसकी रिपोर्ट 48 घंटे के बाद आती है, यानी 48 आवर्स के बाद। तो अब उस टाइम के हम दवा रोक सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, आपको उनको रेगुलर दवा लेते रहना है। अगर हमारा प्रेगनेंसी पॉजिटिव होता है तो भी, या नेगेटिव होता है तो भी, उन्हें दवा नहीं रोकनी है किसी भी स्टेज में। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथा पॉइंट हमारे पास जो पेशेंट जानना चाहते हैं वो है मेंटल या फिजिकल हेल्थ। जो मेंटल स्टेटस है, जो पेशेंट ने इतना IVF कराया तो उसके दिमाग में एक स्ट्रेस रहता है और वो ये चाहता है कि मैं किसी तरह से भी कंसीव हो जाऊं, और फिर उसके बाद जो है उसके बारे में बराबर सोचता रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप देखिए, प्रेगनेंसी होना नहीं होना, हम एक इंसान है, एक डॉक्टर है, हमने आपका इलाज किया है, प्रेगनेंसी कराने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है, बट एक ऊपर जो बैठा हुआ है भगवान या खुदा, वही डिसाइड करता है कि क्या होगा आगे। तो आप उसके बारे में ना सोचें, ठीक है, स्ट्रेस ना लें। जिस भी धर्म के आप हैं, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, जो भी है, आप जो है अपना स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए अपने भगवान की पूजा करें, उनकी अर्चना करें और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और इससे एंड करती हूँ वीडियो। और आशा करती हूँ कि ये सारी बातें, मेरी ये प्रिकॉशंस जो है, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद की सावधानियाँ आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं या कोई डाउट है तो मैं बहुत खुश होंगी उनका जवाब देने में। मेरे पर्सनल नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।